Hello everyone, this is Shobik and today we are going to start the third chapter from tasting to digesting. चैप्टर नंबर 1 में हमने सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा और उसी चैप्टर में हमने 3 सेंस ऑर्गन्स के बारे में डिटेल में पढ़ा, नोज, आई एंड ईयर। इस वाले चैप्टर में हम चौथे सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे एंड दैट इज आवर टंग। टंग मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं जीभ या जुबान। अगर आपके पास टंग ना हो तो क्या होगा? ऑब्वियसली दो चीजें डायरेक्टली होंगी। एक, आप बोल नहीं पाओगे क्योंकि बोलने में टंग का बहुत हेल्प रहता है, और दूसरी और सबसे पैथेटिक बात, सबसे गंभीर बात जो होगी आपके साथ वो है कि आपको किसी भी खाने का स्वाद नहीं आएगा। अब इमेजिन कीजिए कि आपके चारों तरफ आपके पसंदीदा खाने रखे हुए हैं, पसंदीदा पकवान रखे हुए हैं और आपको किसी का स्वाद ही नहीं आ रहा क्योंकि आपकी जीभ काम नहीं कर रही। तो ऑब्वियसली इससे बुरा तो कुछ हो नहीं सकता ना। तो एनीवेज, इस जीभ की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए कि जीभ कैसे काम करता है, कितना जरूरी है, उसके लिए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को पेज नंबर 22 से। तो पेज नंबर 22 पे देखिए, ऊपर लिखा हुआ है डिफरेंट टेस्ट्स। उसके नीचे वाले लाइन से हम इस चैप्टर को पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं उसको पढ़ना। Jhumpa ran into the kitchen and caught hold of her mother saying, "Ma, I'm not going to eat this bitter karela and roti." Ma smiled and said, "You ate roti and sugar in the morning." Jhulan teased Jhumpa, "Don't you get bored only with one kind of taste?" Jhumpa replied quickly, "Do you get bored with licking imli? I bet your mouth is watering just by hearing the word imli." "Sure, I love sour imli, but I eat sweet and salty things too. I even eat karela," said Jhulan and looked at her mother. They both laughed heartily. तो यहाँ पे 3 लोगों की कहानी बताई जा रही है। एक है माँ और उसकी 2 बेटियां। बड़ी बेटी का नाम है झूलन और छोटी बेटी का नाम है झुम्पा। तो क्या हुआ कि एक दिन झुम्पा दौड़ते हुए अपनी माँ के पास आती है और बोलती है कि माँ, मुझे रोटी और करेला नहीं खाना। तो जिस पे माँ उसका जवाब देती है कि क्यों, आज सुबह ही तो तुमने रोटी और चीनी खाई थी। तो इस पे झूलन बीच में बोलती है कि क्या बात है झुम्पा, तुमको सिर्फ एक ही स्वाद का खाना पसंद है क्या? तो जिस पे झुम्पा उसको जवाब देती है, ऐसा तो मत बोलो, तुमको भी तो इमली बहुत पसंद है। इमली का नाम सुनते तुम्हारे मुंह जुबान में भी तो पानी आ जाता है। जिस पे झूलन ने बोला, बिल्कुल, क्यों नहीं आता, मुझे इमली बहुत पसंद है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं इमली के अलावा कुछ और खाना ही नहीं चाहती। मुझे मीठा भी पसंद है, नमकीन चीजें भी पसंद है, आज मैंने करेला भी खाया है। इस पे क्या हुआ कि झूलन और झूलन की माँ दोनों हंसने लगी। अब देखिए, यहाँ पे जो घटना बताई जा रही है ये बहुत कॉमन सी घटना है, आम घटना है ना। Sometimes it happens कि you want to eat sweet, sometimes it happens that you want to eat नमकीन। मगर सोच के देखिए तो, सारा दिन अगर आपको कोई मीठा खाने बोले या सारा दिन आपको कोई नमकीन खाने बोले, आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना, आप ऊब जाओगे। Come to the second paragraph. Jhulan said to Jhumpa, "Let's play a game. You close your eyes and open your mouth. I will put something to eat in your mouth and you have to tell what it is." Jhulan took a few drops of lemon juice in a spoon and put them in Jhumpa's mouth. "Sour lemon," Jhumpa replied quickly. तो झूलन ने क्या बोला कि चलो झुम्पा, एक काम करते हैं, खेल खेलते हैं। You close your eyes, मैं तुम्हारे मुंह में कोई खाने का सामान रखूंगी और तुम उसके स्वाद से, उसके टेस्ट से मुझे बताना तो कि वो खाना क्या है। तो झुम्पा ने अपनी आंखें बंद करी और झूलन ने एक चम्मच में लेमन जूस मतलब नींबू का रस लिया और झुम्पा के मुंह में रख दिया। तो जैसे झुम्पा ने इस नींबू के रस को चखा, वो तुरंत चीख उठी, अरे बाप रे, ये तो खट्टा नींबू है, खट्टा लेमन है। चले आते हैं पेज नंबर 23 पे। Jhulan then picked up a small piece of jaggery. Her mother suggested, "Crush it, otherwise she will know what it is." Jhulan crushed the jaggery, but Jhumpa easily guessed it. तो अब झूलन ने क्या किया कि उसने एक छोटी सी डली उठाई जागरी की। जागरी का मतलब है गुड़। तो गुड़ की दली वो जैसी रखने वाली थी झुम्पा के मुंह में, तो माँ ने कहा कि काम करो, पहले गुड़ को पीस लो, क्रश कर लो और फिर उसको झुम्पा के मुंह में डालो, नहीं तो उसके पीस के आकार से ही उसको पता चल जाएगा कि ये गुड़ है। इसका भी कोई असर नहीं हुआ। झुम्पा ने इजिली आइडेंटिफाई कर लिया उस क्रश की हुए जागरी को भी कि ये जागरी है।
They played the game with different food items. Jhumpa could tell the fried fish even before tasting it. Jhulan said, "Now close your nose and tell me what this is." Jhumpa was confused. It was bit bitter, a little salty and somewhat sour. "Give me one more spoonful." Jhulan took another spoonful of the cooked karela, uncovered Jhumpa's eyes and said, "Here it is, eat." Jhumpa laughed. "Yes, give me more." तो ये खेल वो लोग खेलते ही रहे। झूलन ने क्या किया, एक वक्त पे एक तली हुई मछली का पीस झुम्पा के मुंह में डालना चाहा। तो इसके पहले कि वो तली हुई मछली को झुम्पा के मुंह में रखे, झुम्पा ने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया कि वो तला हुआ फिश है, फ्राइड फिश है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली किसी चीज को मुंह में रखने से पहले उसका जो स्मेल आएगा वो तो आ जाएगा ना हमको टेस्ट करने के पहले। तो ऑब्वियसली झुम्पा को फ्राइड फिश का जो स्मेल है वो आ गया, तो उसने खाने से पहले ही या टेस्ट करने से पहले ही बता दिया कि ये फ्राइड फिश है। अब झूलन ने झुम्पा को बताया कि काम करो, अपना नाक बंद कर लो। और उसके बाद झूलन ने झुम्पा के मुंह में एक खाने का सामान रखा जिसको अब की बार झुम्पा आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, वो कंफ्यूज हो गई। उसने बोला थोड़ा सा बिटर है, बिटर मतलब कड़वा, थोड़ा सा सॉल्टी है, सॉल्टी मतलब नमकीन, और कुछ कुछ सार भी है, सार मतलब खट्टा। एक काम करो तो मुझे और एक चम्मच दो। तो इस पे झूलन ने क्या किया, झुम्पा के आंखों की पट्टी हटा दी और फिर उसको दिखाया कि देखो तुम क्या खा रही हो, ये करेला है। तो हंसते हंसते झुम्पा ने बोला, अच्छा ये करेला है, ठीक है और एक चम्मच दो मुझे। अब तक हमने जो भी पढ़ा इसमें बहुत सी बातें हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, जिनको और डिटेल में समझने के लिए चले आते हैं डिस्कस एंड राइट वाले सेक्शन पे। वहां पे देखिए एक पहला पॉइंट है, झूलन्स माउथ स्टार्टेड वाटरिंग व्हेन शी हर्ड द वर्ड इमली। व्हेन डज योर माउथ वाटर? लिस्ट 5 थिंग्स यू लाइक टू ईट एंड डिस्क्राइब देयर टेस्ट। ये आपके साथ भी होता होगा, जैसे ही आप इमली का नाम सुनते हो तो मुंह में पानी आ जाता है। आपको पता है कि ये सिर्फ झूलन या झुम्पा के साथ नहीं, मेजॉरिटी लोगों के साथ होता है कि जैसे ही उनको इमली ये बात बोली जाती है या इमली दिखाई जाती है या इमली सुंघाई जाती है तो उनके मुंह में पानी आ जाता है। वाई? द रीजन इज हमको मैक्सिमम लोगों को ही इमली बहुत पसंद है खाने में। अब आपके मुंह में सिर्फ इमली नहीं, बाकी बहुत सारे ऐसे पकवान होंगे, ऐसे तरह के फ्रूट्स होंगे, ऐसे तरह के वेजिटेबल्स होंगे शायद, जिनका नाम सुनकर ही आपके मुंह में पानी आ जाता होगा। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ ऐसे नाम बताने हैं खानों के जिसका नाम सुनकर आपके मुंह में भी पानी आता है। जैसे मुझे अगर कोई बता दे कि मुझे इमली खानी है तो उससे मुझे मेरे मुंह में पानी आ जाता है, या फिर मुझे साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है तो कोई भी साउथ इंडियन डिश का नाम बता दे तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। तो आपको भी इस तरह से सोचना पड़ेगा कौन कौन सी चीजें हैं जिसका नाम सुनकर आपके मुंह में पानी आ जाता है। तो बेसिकली पानी आता क्यों है, पहले ये समझ लें। पानी इसलिए आता है बिकॉज जिस तरह के खानों को आपको खाना पसंद है आप उनको खाना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली आपको अगर भूख लगी है और अचानक से आपको कोई आपके फेवरेट डिश का नाम बता दे तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स है, आपके मुंह में पानी आ जाएगा। अब चले आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस, व्हाई? ऑब्वियसली हमको तरह तरह के टेस्ट का खाना पसंद है। ऐसा थोड़ा ही ना होता है कि हमको सिर्फ मीठा पसंद होगा या फिर नमकीन पसंद होगा, हमको हर एक तरह का टेस्ट का खाना पसंद है। हाँ, ऑब्वियसली डिपेंड करता है कभी कभार हमारे मूड पर, कभी कभार हो सकता है कि हमको सिर्फ उस समय मीठा खाना है, बट डज नॉट मीन कि हमको सिर्फ ही मीठा खाना है और कोई टेस्ट नहीं करना। Now come to the question number 3. Jhulan put a few drops of lemon juice in Jhumpa's mouth. Do you think we can make out the taste with just a few drops? Obviously हाँ, हम सिर्फ 2 या 3 ड्रॉप से ही किसी चीज का टेस्ट समझ पाते हैं। से फॉर एग्जाम्पल घर पे आपने देखा होगा कि when your mother cooks and she wants to taste कि whether in that particular food item that she is cooking she has given proper amount of salt or not, तो वो क्या करती है, थोड़ा सा उसमें से जूस निकालती है, करी निकालती है, हाथ पे लेती है, उसको चख कर देती है। वो थोड़ा ही ना पूरा खाती है, चखने के लिए, देखने के लिए कि आपके खाने में नमक प्रॉपरली पड़ा है कि नहीं। Now come to the question number 4. If someone were to put a few seeds of soft on your tongue, would you be able to tell with your eyes closed? How? Obviously,
ये तो होगा ही ना। अगर आपने आंखें बंद की हैं और किसी ने आपके टंग पे, आपकी जुबान पे 2-3 दाने रख दिए सौंफ के, तो आप आसानी से पहचान जाओगे कि वो सौंफ है। क्यों? रीजन है, आपने पहले भी सौंफ खाया हुआ है, उसका जो स्मेल है, उसका जो टेस्ट है, वो आपके ब्रेन में रजिस्टर्ड है, आपके ब्रेन को पता है। तो जैसे दोबारा से 2 या 3 दाने आप खाते हो सौंफ के, तो इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हो कि आपके मुंह में या आपके जुबान पे जो चीज रखी गई है वो सौंफ है। तो चले आते हैं पेज नंबर 24 पे, एकदम फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे। How did Jhumpa make out the fried fish? Can you guess the names of certain things only by their smell without seeing or tasting them? What are these things? Obviously, we can identify things only with their smell. हमने जब नोट्स पढ़ा था उस समय भी हमने बोला था। तो कुछ पिकुलियर स्मेल्स होते हैं एसोसिएटेड विद कुछ पिकुलियर फूड कि जिसका स्मेल हमारे नाक तक पहुंचते ही बिना उस खाने को टेस्ट किए हम उस खाने का नाम बता सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं यहाँ पर। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ जैक फ्रूट। जैक फ्रूट जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कटहल। कटहल की जो स्मेल होती है बहुत स्ट्रांग होती है। तो अगर आपके घर पे किसी ने कटहल तोड़ा या फिर कटहल लाया कोई घर पे, तो जैसे ही आप घर पे घुसोगे ना, तो उसके स्मेल से आपको पता चल जाएगा कि आपके घर पे कटहल है। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज को स्वाद लेकर ही हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। कुछ कुछ चीजों को तो बिना स्वाद लिए या स्वाद लेने के पहले उसके स्मेल से ही उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। चले आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हैज एनीवन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन? व्हाई डू यू थिंक दे टेल यू टू डू दिस? अब ये जो कहानी है झुम्पा, झूलन और उसकी माँ की, वहां पे भी देख लीजिए कि झूलन ने झुम्पा को कहा था कि अपनी आंखें बंद रखो और अपना नाक भी बंद रखो और फिर ये खाना चख के बताओ कि ये खाना कौन सा है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जब आपकी तबीयत खराब होती होगी और आपको कोई मेडिसिन लेना होता होगा, कोई सिरप लेना होता होगा, तो आपके मम्मी पापा भी आपको बोलते होंगे कि अपना नाक बंद रखो और फिर ये मेडिसिन खा लो तो स्मेल नहीं आएगी। एग्जैक्टली ऐसा होता है। होता क्या है कि कोई भी खाना हम टेस्ट से पहचानते हैं और उसके स्मेल से पहचानते हैं। तो मान लीजिए आप जब मेडिसिन खाने वाले हो और मे बी उस मेडिसिन का जो स्मेल है वो आपको ना पसंद है, तो क्या होगा, जैसे ही उस मेडिसिन को आप स्पून में डाल के अपने मुंह के पास लेके आओगे तो सबसे पहले तो उसका स्मेल आपके नाक पे जाएगा। तो अगर उसका स्मेल आपको ना पसंद है तो तुरंत आप डिसाइड कर लोगे कि नहीं नहीं, मुझे ये मेडिसिन नहीं खाना। तो इसलिए ताकि उसका स्मेल आपके नाक तक ना पहुंचे, आप उसको अपने मुंह पे रख लो, अपने जुबान पे रख लो और उसको खा लो विदाउट उसका स्मेल लिए। इसलिए आपको बोला जाता है कि नाक बंद रखो जब आपको कोई ऐसी तरह की मेडिसिन खानी हो तो। क्लियर? अब पेज नंबर 24 में चले आते हैं दूसरे सेक्शन पे जिसका नाम है क्लोज योर आईज एंड टेल। कलेक्ट अ फ्यू फूड आइटम्स हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट्स। प्ले अ गेम विद योर फ्रेंड्स like Jhumpa and Jhulan did. Tell your friends to taste the food and ask these questions. तो अपने दोस्त के साथ भी वही वाला खेल खेलिए जो झुम्पा झूलन ने खेला था कि आंख बंद करके किसी खाने को टेस्ट करके पहचानना कि खाना क्या है। So the questions you should ask your friends are: how did it taste? What was the food item? On which part of the tongue could you get the taste most? Front वाला part, back वाला part, left या right side of your tongue? Which taste could be made out on which parts of the tongue? Mark these parts with the picture given. और चौथा, one at a time put some things to eat in the different parts of your tongue, under the tongue, on the lips, on the roof of your mouth. Did you get any taste there? तो सिंपल से ये जो एक्टिविटी आपको बोला गया है, इस एक्टिविटी में वही काम करना है जो झुम्पा और झूलन ने किया था, बट कुछ क्वेश्चंस यहाँ हैं जिनके आंसर्स आपको ढूंढने हैं। जैसा पहला क्वेश्चन जो है कि स्वाद कैसा लगा आपके दोस्त को, और उस दोस्त को आइडेंटिफाई भी करना है कि कौन सा खाना है। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या पूछना है अपने दोस्त को कि तुमने जो स्वाद चखा खाने का कहाँ से चखा? ऑब्वियसली टंग से तो चखा, टंग के किस पार्ट से चखा? उसके आगे वाले हिस्से से, पीछे वाले हिस्से से, दाईं या बाएं से? तीसरा जो क्वेश्चन आपको फ्रेंड्स को आपको पूछना है कि किस वाले पोर्शन, टंग के किस वाले पोर्शन में कौन सा स्वाद आता है आपको, और उस स्वाद को जैसे इस डायग्राम में मार्क किया हुआ है
उस डायग्राम में लिखिए कौन सा पोर्शन से कौन सा स्वाद आया आपको। और चौथा क्वेश्चन जो आपको पूछना है कि मान लीजिए आपके दोस्त के मुंह में आपने 2-3 खाने के सामान रखे, तो क्या उसको सभी का टेस्ट एक साथ मिलेगा? तो ये एक्टिविटी है जो आपको आपके दोस्त के साथ करना है। यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने ऑलरेडी बोला हुआ है, किसी भी खाने के टेस्ट से हम खाने को पहचान सकते हैं, मगर यहाँ पे एक कैच है। व्हाट इज द कैच? कैच इज, अगर वो खाना आपने जिंदगी में कभी भी पहले नहीं खाया, या फिर बहुत देर पहले खाया, या फिर ऐसे एक समय पे खाया कि जिस समय आपको ध्यान नहीं था, तब उसके टेस्ट से उस खाने को आप नहीं पहचान पाओगे। यानी कि खाने को पहचानने के लिए उसके टेस्ट से उसका टेस्ट आपको याद रखना बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2 इज, हमारा जो टंग है, इस टंग के डिफरेंट पोर्शन से डिफरेंट टेस्ट हमको मिलता है। तो हाँ, अगर डिफरेंट पोर्शंस में आप डिफरेंट चीजें रखते हो तो आपको डिफरेंट टेस्ट्स एक साथ पता चलेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको बता दूं, कभी कभार होता क्या है कि जब हम लोग चाय पीते हैं या फिर कोई भी गरम, कोई भी हॉट चीज हम पीते हैं, तो क्या होता है कि अगर हमने उस चीज को ठंडा नहीं किया तो हम बोलते हैं ना, हमारा जीभ जल गया। तो जीभ जल जाने के बाद कोई भी टेस्ट करोगे, कोई भी खाने का टेस्ट आप लेना चाहोगे, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू टेस्ट दैट पर्टिकुलर फूड। ऐसा क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि आपके जीभ पे छोटे 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 पोर्शंस होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं बड्स, टेस्ट बड्स। जब आप गरम कोई चीज खाते हो या फिर कोई बहुत ठंडी चीज खाते हो कि जिससे आपका जीभ जो है सुन्न पड़ जाता है, तो क्या होता है कि ये टेस्ट बड्स कुछ देर के लिए इनएक्टिव हो जाते हैं। जैसे ही आपके टेस्ट बड्स इनएक्टिव होते हैं, उस समय पे अगर कोई खाना आप चखना चाहते हैं तो आपको उसका प्रॉपर स्वाद नहीं मिलता। ठीक है, तो अब चले आते हैं पेज नंबर 25 पर। Use a clean cloth to wipe the front part of your tongue so that it is dry. Put some sugar or jaggery. Could you taste anything? Why did this happen? वही वाली चीज है जो हमने अभी डिस्कस की। आपके जीभ का जो सामने का पोर्शन होता है वो जनरली मीठे को टेस्ट करने के लिए यूज होता है। अगर आपने एक कपड़े से अपने जीभ का सामने वाला पोर्शन पूरी तरह से पोंछ लिया, ड्राई कर लिया, तो आपके टेस्ट बड्स कुछ देर के लिए इनएक्टिव हो जाते हैं। तो उस समय अगर कोई मीठा खाना वहां पे रखते हैं तो आपको प्रॉपर टेस्ट नहीं मिलेगा। कम टू द नेक्स्ट वन। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड लुक क्लोजली एट योर टंग। हाउ डज द सर्फेस लुक? कैन यू सी एनी टाइनी बम्प्स ऑन द सर्फेस? ये आपने बचपन में किया ही होगा, दोबारा कीजिए। आईने के सामने खड़ा हो जाइए, अपनी जीभ निकालिए जितना आप निकाल सकते हैं और बहुत ध्यान से अपनी जीभ को स्टडी कीजिए। आपको दिखेगा कि आपका जो जीभ है वो स्मूथ नहीं है। इट इज नॉट स्मूथ एट ऑल, इट हैज स्मॉल 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 बम्प्स। आपको लगेगा कि खुरदरा है आपका जीभ। तो ये जो खुरदरापन है, दैट इज बेसिकली योर टेस्ट बड्स। अब चले आते हैं पेज नंबर 25 के और एक सेक्शन में जिसका नाम है टेल। कुछ पॉइंट्स वहां पे दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट इज, इफ समवन आस्क्स यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला और कुकम्बर, कुकम्बर इज बेसिकली खीरा, यू माइट फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। ऑब्वियसली आंवले का जो स्वाद है उसको पूरा खट्टा भी नहीं बोल सकते, उसका स्वाद कुछ अजीब सा होता है। कुकम्बर जैसे हुआ, खीरा जैसा हुआ, उसका स्वाद तो आप एग्जैक्ट बोल ही नहीं सकते कि इसका स्वाद क्या है। Point number 2, how do you describe the taste of tomato, onion, sauce and garlic? तो देखिए, हर एक खाने का खुद का स्वाद होता है और जो खाना आपने पहले खाया हुआ है, जिसका स्वाद आपको ध्यान में है, आपको याद है, तो उस खाने को तो जैसे आप मुंह पे रखोगे यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई उसको बिना देखे। अब हर एक खाने का अलग अलग स्वाद होता है। अब स्वाद की अगर बात करें तो कुछ डायरेक्ट टेस्ट हम जानते हैं, टेस्ट का नाम हम जानते हैं, जैसे तीखा हो गया जिसको हम हॉट बोलते हैं, खट्टा हो गया जिसको हम सार बोलते हैं, नमकीन हो गया जिसको हम सॉल्टी बोलते हैं, ठीक है, स्वीट हो गया जिसको हम मीठा बोलते हैं। तो कुछ कुछ खाने के टेस्ट का नाम को तो हमको पता ही है, कुछ कुछ फ्लेवर्स के नाम को तो हमको पता ही है, बट देन कुछ कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनमें से सिर्फ एक स्वाद नहीं निकलता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टोमेटो दी जाए
तो टोमेटो आपको मीठा भी लगेगा, टोमेटो एट द सेम टाइम आपको खट्टा भी लगेगा, टोमेटो एट द सेम टाइम कभी कभार डिपेंडिंग कि अगर टोमेटो आपका ज़्यादा पका हुआ ना हो तो थोड़ा थोड़ा तीखा भी लगेगा टोमेटो। तो एक ही टेस्ट एक ही खाने में रहे ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। Come to the point number 4. When Jhumpa tasted some of the things, she said, ये जो आवाज है आप कब निकालते हो? Obviously जब आपने तीखा चखा होता है। तीखा को इंग्लिश में बोलते हैं hot. So come to the question number 5. What do you think she might have eaten? अभी इसका आंसर हमने दिया, कुछ उसने तीखा खाया होगा, तो मे भी उसने चिली खाई होगी। चिली का मतलब है मिर्ची। Next is, why don't you make sounds that describe some tastes? ये आपको खुद करना है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे। Come to the next. From your expressions and sounds, ask your friends to guess what you might have eaten. यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ। ये गेम तो ऑब्वियसली आप अपने दोस्त के साथ खेलोगे ही। एक छोटी सी बात बता देता हूँ, अगर सामने वाले ने खट्टा खाया तो उसके चेहरे पर एक एक्सप्रेशन आता है, और वो एक्सप्रेशन क्या आता है? खट्टा खाने पे जनरली क्या होता है कि हमारी या तो दोनों आंखें या फिर एक आंख बंद हो जाती है। और सेकंड जो आता है वो है साउंड। खट्टा खाने पे जनरली लोग एक चटकारे वाला साउंड बनाते हैं अपनी जीभ से, जैसे इस तरह का साउंड। कम टू द नेक्स्ट सेक्शन इन पेज नंबर 25. Chew it or chew it well. What's the difference? Try this together in class. Each of you take a piece of bread or roti or some cooked rice. Now put it in your mouth. Chew 3 or 4 times and swallow it. Did the taste change as you chewed it? Now take another piece or some rice and chew it 30 to 32 times. Was there any change in the taste after chewing it so many times? तो अब समझ लेते हैं इस एक्टिविटी को। क्या करने के लिए बोला जा रहा है? कोई भी फूड आइटम लीजिए, अपने मुंह में रखिए, उसको 2-3 बार चबाइए और फिर उसको स्वालो कर लीजिए। स्वालो मतलब निगल लेना। क्या आपको कोई भी चेंज इन टेस्ट नजर आया? अब उसी फूड आइटम को दोबारा अपने मुंह में रखिए। अब की बार 2 या 3 बार नहीं, अराउंड 30 से 32 30 टू 32 टाइम्स उसको चबाइए और फिर उसको स्वालो कीजिए। क्या अब की बार आपको पहले से बेटर कोई चेंज इन टेस्ट नजर आया? देखिए होता क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी फूड आइटम में एक मेन फ्लेवर होता है। किसी भी फूड आइटम का वो जो फ्लेवर होता है, उस फूड आइटम में सबसे ज्यादा मात्रा में जो केमिकल है उसके वजह से वो वाला फ्लेवर आता है। अब इसका मतलब तो ये बिल्कुल नहीं है कि उस फूड आइटम में उस एक केमिकल के अलावा कोई दूसरा केमिकल नहीं है। तो एक फूड आइटम में तो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो जो केमिकल ज्यादा होता है उसका स्वाद ज्यादा तगड़ा होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है, और बाकी जो केमिकल्स हैं उनका स्वाद थोड़ा सा फीका होता है। अगर आपको सभी स्वाद पाने हैं तो आपको खाना प्रॉपर्ली चबाना पड़ेगा, और इसलिए हमको हमेशा बोला जाता है कि खाना निगलने से पहले हमको प्रॉपर्ली चबाना चाहिए। तो हम चबाएंगे तो सभी टेस्ट हमको मिलेंगे। सभी टेस्ट हमको मिलेंगे तो हमारे स्टमक में जो जूसेस निकलते हैं, जो हमारे खाने को हजम करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, वो जूसेस प्रॉपर्ली निकलेंगे और हमको खाना जो है वो प्रॉपर्ली हजम होगा। Now let us come to the page number 26 section called discuss. Has anyone at home told you to eat slowly and chew well so that the food digests properly? Why do you think they said this? अभी मैंने इसका आंसर आपको बताया है। Come to the question number 2. Imagine you are eating something hard like green guava. What kinds of changes take place in it from the time you bite a piece and put it in your mouth to when you swallow it? जैसे अभी मैंने आपको बताया, वही वाला चीज घुमा के आपको पूछ रहा है कि आप जब भी कोई खाना खाते हो तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। वो खाना किसी भी तरह का हो, वो रॉ फ्रूट हो सकता है, रॉ वेजिटेबल हो सकता है, कुक्ड फूड हो सकता है, किसी भी तरह का खाना हो, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और हर केमिकल का अपना अलग स्वाद होता है। तो जैसे ही आप खाना शुरू करते हो, जो केमिकल ज्यादा मात्रा में है उसका स्वाद पहले मिलता है और बाकी केमिकल्स की स्वाद
धीरे 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 हमको मिलता रहता है। कम टू द पॉइंट नंबर 3, थिंक व्हाट डज द सलाइवा इन योर माउथ डू। सलाइवा मतलब हमारे मुंह में जो पानी रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सलाइवा। नाउ दिस सलाइवा इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हमारे मुंह में जो सलाइवा है ये बहुत सारे काम करता है। तो पहला काम इसका है कि हम जो भी खाना खाते हैं हम ऑब्वियसली अपना हाथ धो के खाते हैं, ऑब्वियसली साफ खाना खाते हैं, फिर भी उस खाने में हो सकता है कुछ माइक्रोब्स मतलब जो चैप्टर नंबर 1 में आपको बताया था मैंने, ऐसे बहुत सारे लिविंग बींग्स हैं जो माइक्रोस्कोप के अंडर ही दिखते हैं। तो हमारे खाने में माइक्रोब्स हो ही सकते हैं। हमारा सलाइवा जो है वो एक तरह से इन माइक्रोब्स को मार डालता है। उसके अलावा सलाइवा जो है वो हमारा जो खाना जिसको हम चबा रहे हैं वो खाने को गीला बनाता है। तो गीला होने से फायदा क्या होता है कि उसको हम चबा प्रॉपरली पाते हैं, नंबर 1। और दूसरा चीज जो है वो है जब इस खाने को हम प्रॉपरली चबा लेते हैं तो अब हम उसको निगलते हैं। तो जब निगलते हैं वो खाना जो है हमारे मुंह से हमारे पेट तक जो पहुंचता है एक पाइप के जरिए पहुंचता है। उस पाइप को हम लोग बोलते हैं फूड पाइप। तो ताकि हमारा खाना प्रॉपरली स्मूथली फूड पाइप से होकर गुजर पाए तो सलाइवा क्या करता है उसके चारों तरफ से एक लेयर तैयार कर देता है ताकि ये खाना जो है जो इसको हमने चबा लिया अच्छी तरह से ये प्रॉपरली फिसल कर हमारे मुंह से उतर कर हमारे पेट तक चला जाए वाया दिस फूड पाइप। अब चले आते हैं पेज नंबर 27 पे, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इट इन योर माउथ एंड स्वॉलो इट। देखिए लेफ्ट साइड पे एक पिक्चर दी हुई है। इस पिक्चर को आपको कंप्लीट करना है, कंप्लीट करके बताना है कि खाना जो है आपके मुंह से आपके पेट तक कैसे जाता है। देखिए मैं एक पिक्चर भी आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। यहाँ पे माउथ दिया हुआ है, यहाँ पे फूड पाइप दिया हुआ है। फूड पाइप को हम लोग ओसोफेगस भी कहते हैं और वहां से वो खाना जो है स्टमक में चला जा रहा है। अभी चले आते हैं पेज नंबर 27 के डिस्कस सेक्शन में। वहां पे कुछ सवाल दिए हुए हैं। लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट। बहुत भूख लगती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, पेट में चूहे उछल रहे हैं, है ना। मगर सही क्या चूहे उछलते हैं पेट में, वो तो कहने की बात है। होता क्या है, अगर बहुत भूख आपको लगती है तो कभी कभार आप फील करते होंगे कि आपका पेट जो है वो अंदर से जलना शुरू होता है, जलन की फीलिंग आती है ना, जलन की फीलिंग आती है। ऐसा क्यों होता है? कुछ देर पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे पेट में जाता है और पेट में जाने के बाद पेट में वो हजम होता है। हजम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेस्ट। तो ये डाइजेशन होने के लिए हमारे पेट में तरह तरह के जूसेस, लिक्विड्स निकलते हैं। जब हमको बहुत भूख लगती है तो होता क्या है कि हमारे पेट में खाना नहीं होता, जूसेस तो पेट में ही नहीं। तो इन जूसेस को कुछ भी नहीं मिलता पेट के अंदर कि जिसको वो डाइजेस्ट कर पाए। तो ये जूसेस क्या होते हैं, हमारे पेट के जो अंदर का पोर्शन है, अंदर का जो भाग है, अंदर का जो लेयर है, ये जूसेस उन लेयर्स को टक्कर मारते हैं। वो जूसेस जैसे इन लेयर को छूते हैं तो लेयर जो है हमारा वो जलना शुरू कर देता है। इसलिए हमको एक बहुत जलन की फीलिंग होती है, जलने की फीलिंग होती है जब बहुत तेज भूख लगती है। तो कम टू द सेकेंड वन, व्हेन डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री। जब ये जलन होती है देन यू कम टू नो कि यू आर हंग्री। कम टू द थर्ड क्वेश्चन, think what would happen if you do not eat anything for 2 days। obviously ये जलन काफी बढ़ जाएगी और साथ ही साथ चूंकि आप खाना नहीं खा रहे हो, your body is not getting proper energy, तो you will become extremely weak। come to the fourth question, would you be able to manage without drinking water for 2 days। where do you think the water that we drink goes। बिल्कुल नहीं, पानी के बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते, इसलिए हम लोग बोलते हैं जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ। द वाटर दैट यू ड्रिंक प्लेज मेनी इंपॉर्टेंट रोल्स इन योर बॉडी। नंबर 1, इट हेल्प्स टू मेंटेन अ प्रॉपर बॉडी टेम्परेचर। नंबर 2,
It helps as a transport medium which can carry food from one side to another side of your body, nutrients from one side to another side of your body. So it acts as a transport medium in your body. Number 3, it helps to get rid of waste from your body. जो पानी है वो हेल्प करता है आपके शरीर से गंदगी बाहर निकालने के लिए. तो आपको पसीने आते हैं, आपको यूरिन होता है, तो ये यूरिन और ये पसीने के जरिए पानी जो है आपके शरीर से बाहर निकल जाता है गंदगी को लेकर. जब आपको भूख लगती है तो उस समय देखिएगा कि आपके सर में दर्द होता है, उस समय आप देखिएगा कि आपको बहुत गुस्सा आता है, आप बहुत टायर्ड फील करते हो, और साथ में जो बच्चे होते हैं वो तो रोना शुरू कर देते हैं. इवन एनिमल्स जो है उनको भूख लगने पे वो रोना शुरू कर देते हैं. कि ऑब्वियसली जब आपके शरीर में खाना नहीं होता है, यू आर लैक ऑफ एनर्जी, तो उस समय आप काफ़ी इरिटेटेड हो जाते हो, और इसी इरिटेशन के मारे आपका सर दर्द होता है, आपको गुस्सा आता है और आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हो. अब बच्चे और एनिमल्स जिनको प्रॉपरली बोलना नहीं आता, वो अपने गुस्से का इजहार कैसे करते हैं, वो अपना गुस्सा कैसे बताते हैं, वो अपनी भूख कैसे बताते हैं, वो अपना इरिटेशन कैसे बताते हैं, सिर्फ रोने के सहारे. अब चले आते हैं पेज नंबर 28 पर, जहां पे एक छोटी सी कहानी दी हुई है. द नेम ऑफ द स्टोरी इज नीतू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप. सो लेट्स सी व्हाट दिस स्टोरी टेल्स अस. नीतू वॉज वेरी सिक. All day she was vomiting and she also had loose motions. Whatever she ate, she vomited. Her father gave her sugar and salt solution. By evening, Neetu was feeling weak and dizzy. When she got up to go to the doctor, she fainted. Her father had to carry her to the doctor. The doctor said that Neetu should get admitted to the hospital. She needs to be given a glucose drip. Hearing this, Neetu got confused. She knew that during the games period in school, the teacher sometimes gave them glucose to drink. But what was glucose drip? Doctor auntie explained, your stomach is upset, your body is not keeping any food and water, and it has become very weak. The glucose drip will give you some strength quickly, even without eating. तो ये जो कहानी है, this is a reality. कभी कभार होता है क्या, स्पेशली गर्मियों के मौसम में हमारे शरीर से पूरा का पूरा पानी निकल जाता है. किसी भी वजह से अगर हमने खाना नहीं खाया, हमारा पेट खाली रह गया, तो हम बहुत वीक पड़ जाते हैं, और उसके बाद से हमको लगातार उल्टियां होती हैं, दस्त होते हैं. दस्त का मतलब है लूज मोशंस होते हैं. तो उस समय हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हमको चीनी और नमक का जो घोल होता है वो पिलाते हैं. तो कभी कभार तो हम ठीक हो जाते हैं, मगर कभी कभार अगर हम ठीक नहीं हुए, जिस तरह से नीतू ठीक नहीं हुई, तो क्या होता है कि हमको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, और वहाँ पे डॉक्टर्स हमको ग्लूकोज ड्रिप नाम का कुछ चढ़ाते हैं. ना ये ग्लूकोज ड्रिप है क्या? ये ग्लूकोज ड्रिप कुछ नहीं है. ये ग्लूकोज ड्रिप ग्लूकोज का एक सोल्यूशन है. ग्लूकोज एक मीठा सब्सटेंस है जो हमारे चीनी में भी होता है. आपने देखा होगा कि तरह तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं बाजार में, जैसे ग्लूकॉन डी हो गया, जिसमें ग्लूकोज ये टर्म लिखा होता है. जैसे इस कहानी में भी बोला गया है कि पीटी क्लास में कभी कभार जो टीचर होती हैं वो ग्लूकोज का शरबत हमको देती हैं. जब कोई भी मैराथन मतलब दौड़, जब लंबी दौड़ अरेंज की जाती है, तो वहाँ पे देखिएगा कि जो लोग दौड़ते हैं उनको ग्लूकोज दिया जाता है. ग्लूकोज क्या है, वो डायरेक्टली हमारे खून तक चला जाता है. जैसे उसको पीते हैं, हमारा शरीर उसको एब्जॉर्ब करता है, वो डायरेक्ट हमारे खून तक जाता है, और इमीडिएटली हमको बिना कुछ खाए भी एनर्जी दे देता है. आपने देखा होगा कि आपके घर पे कोई ना कोई तो फास्टिंग करता ही होगा. फास्टिंग जिसको हम उपवास भी बोलते हैं. तो फास्टिंग के बाद जब फास्टिंग कोई तोड़ता है, जो फास्टिंग खत्म करता है, तो सबसे पहली चीज जो उसको दी जाती है वो है या तो चीनी का घोल, या तो कोई भी तरह का शरबत, या कोई भी तरह का फल. होता क्या है, चीनी का घोल या फिर किसी भी तरह के शरबत या किसी भी फल में ग्लूकोज का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है. तो इंसान ने सारे दिन कुछ खाया नहीं है, तो ऑब्वियसली उसका बॉडी जो है काफ़ी टायर्ड हो चुका है, एनर्जी बची नहीं है, तो इमीडिएटली उसको एनर्जी चाहिए. तो उस एनर्जी के लिए उसको ग्लूकोज पहले दिया जाता है. अब यहाँ पे देखिए पेज नंबर 28 पे टॉक एंड डिस्कस सेक्शन में
Do you remember that in class 4 you made a solution of sugar and salt? Neetu's father also made this and gave her. Why do you think this was given to someone who has vomiting and loose motions? क्लास 4 में हमने देखा था किस तरह से नमक और पानी का घोल बनाया जाता है, नमक चीनी और पानी का घोल बनाया जाता है। नीतू के पिता ने भी ये नीतू को दिया था क्योंकि उसको लूज मोशंस हो रहे थे, वोमिटिंग हो रहा था। तो क्यों दिया था? रीजन ये है कि जब हम लोग वोमिट करते हैं या फिर जब हमारी लूज मोशंस होते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर से 3 चीजें पूरी तरह से बाहर निकलती हैं। एक है पानी, दूसरा है हमारे शरीर में जो सॉल्ट है वो सॉल्ट बाहर निकलता है, और तीसरा है हमारे शरीर से चूंकि पानी और सॉल्ट बाहर निकल गया, हम कुछ खा नहीं पा रहे हैं, तो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है एनर्जी की। तो ताकि हमारे शरीर में सॉल्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका लेवल कांस्टेंट रहे, तो इसलिए हमको सॉल्ट दिया जाता है। वो सॉल्ट पानी, ऑब्वियसली हम सॉल्ट तो डायरेक्ट नहीं खा सकते, तो सॉल्ट को पानी में घोला जाता है, और साथ में हमको ये भी चाहिए क्योंकि हम खा नहीं पा रहे कुछ, हमारी एनर्जी घट गई है, तो हमको इमीडिएट एनर्जी भी चाहिए। तो इसलिए उस नमक और पानी के घोल में क्या मिलाया जाता है? शुगर मिलाया जाता है। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच इज फॉलोइंग दिस, which asks, have you ever heard the word glucose or seen it written anywhere? Where? तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि yes, we have heard the word glucose, and where we have heard the word glucose, we have seen it basically written on different type of products which are available in the market, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकॉन डी हो गया। चले आते हैं पेज नंबर 29 पे। हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज? हाउ डज इट टेस्ट? टेल योर फ्रेंड्स। यस, ग्लूकोज, अगर आपने ग्लूकॉन डी पिया होगा तो आपको ग्लूकोज का टेस्ट पता ही होगा, मीठा होता है। हैव यू or anyone in your family been given a glucose drip? When and why? Tell the class about it. Generally glucose drip दिया जाता है जब आप बाहर का खाना नहीं खा पाते हो या हजम नहीं कर पाते हो और आपके शरीर में काफी ज्यादा पानी और चीनी की कमी हो जाती है, एनर्जी की कमी हो जाती है। Come to the next question. Neetu's teacher used to tell the girls to have glucose while playing hockey. Why do you think she did this? Obviously, जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर होता है तो हमारे शरीर में एनर्जी की ज़रूरत बढ़ जाती है, और उस समय अगर इमीडिएटली हमको एनर्जी देनी हो तो उसका सबसे बेहतरीन रास्ता है ग्लूकोज। Now come to the last question. Look at Neetu's picture and describe what is happening. How is the glucose drip being given? अब इस पिक्चर को देखिए, नर्स ने ग्लूकोज की बोतल ली हुई है जो एक जगह पे टंगा हुआ है। उस बोतल के जरिए जो ग्लूकोज है वो बाहर कैसे निकल रहा है? एक पाइप के जरिए। वो पाइप जो है, जो नीतू नीचे सोई हुई है, उस पाइप को हमको नीतू के हाथ तक लाना है। वो पाइप जहां पे एंड होता है नीतू के हाथ के पास, वहां पे एक चैनल बनता है। चैनल मतलब क्या कि नीतू के बॉडी में, नीतू का जो बॉडी है, उसका जो हाथ है, वहां पे एक सुई चुभाई जाती है, और ये पाइप का जो एंड है वो सुई के दूसरे एंड पे लगा दी जाती है, ताकि उस पाइप के जरिए ग्लूकोज, सुई के जरिए ग्लूकोज नीतू के शरीर में चला जाए। ये प्रोसेस होता है ग्लूकोज ड्रिप देने का। अब चले आते हैं एक पोएम पे जो पेज 29 पे दी हुई है। ये पोएम लिखा था राजेश उथस्ट ने। ये पोएम चकमक नाम की एक मैगजीन थी, उसमें पब्लिश हुई थी इन अगस्त 1985, और इसको ट्रांसलेट किया है अनुपा लाल ने। तो पोएम का नाम है मार्टिन्स विंडो, एंड हियर द पोएम इज, here's an old story, it seems so funny. There was a window in Martin's tummy. Actually, by mistake, Martin was shot right in the stomach. It bled a lot. The wound slowly healed and was covered by skin, but the hole was still there. You could peep right in. Oh, what a chance for the doctors to study what happens to the food inside the body. The story seems odd, but it is really true. The secret of Martin's stomach helped us all, me and you. तो इस पोएम का पूरा एक्सप्लेनेशन पेज नंबर 30 में दिया हुआ एक स्टोरी के माध्यम से, जिसका नाम है अ स्टमक विद अ विंडो। In the poem, you have read about a soldier called Martin. In 1822, he was 18 years old and was very healthy. When he was shot, he got seriously hurt. At that time, Dr. Beamont was called to treat him.
Dr. Beeman cleaned the wound and put the dressing. After 1.5 years, the doctor found that Martin's wound had healed except for one thing. He had a big hole in his stomach. The hole was covered with a loose flap of skin, like the washer in a football. Press the skin and you could peep into Martin's stomach. Not only that, the doctor could also take out food from the stomach by putting a tube in the hole. Dr. Beeman felt that he had found a treasure. Can you guess how much time he spent on doing different experiments on this stomach? 9 years. During this time, Martin grew up and got married. तो जैसे कि हमने कहा 1822 में मार्टिन नाम का एक सोल्जर था, बहुत हेल्दी लड़का था, उसके पेट में गोली लगी, बहुत ब्लीडिंग हुआ, तब डॉक्टर बीमंट को बुलाया गया उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो डॉक्टर बीमंट ने 1.5 years तक उसकी ट्रीटमेंट की। उसके बाद मार्टिन स्वस्थ भी हो गया, उसका जो वूंड था, उसका जो घाव था वो कवर भी हो गया, मगर उसके पेट में एक छेद रह गया। तो डॉक्टर बीमंट ने 9 साल तक मार्टिन के ऊपर उसके छेद के जरिए एक्सपेरिमेंट किया। इवन उसके पेट में जो खाना था उसको भी ट्यूब के जरिए निकाल पाता था। At that time, scientists did not know how the food was digested. How does the liquid in the stomach help? Does it only help in making the food wet and soft, or does it also help in digestion? अब देखिए, ये जो कहानी है वो 1822 की है। तब तो साइंस इतना डेवलप हुआ नहीं था, तो डॉक्टर्स को पता ही नहीं था कि डाइजेशन होता कैसे है। उनको सिर्फ इतना पता था कि पेट के अंदर तरह तरह के जूसेस निकलते हैं, मगर इन जूस का काम क्या होता है ये भी उनको नहीं पता था। Dr. Beeman took some liquid out of the stomach. He wanted to see what would happen to food item kept in a glass filled with it. Would it get digested on its own? For this, he did an experiment. With the help of the tube, he took out some digestive juice from the stomach. At 8:30 a.m., he put 20 tiny pieces of boiled fish in 10 milliliters of the juice. He kept the glass at the same temperature as at was in our stomach, that is about 30 degree. When he checked at 2 p.m., he found that the pieces of fish has dissolved. तो डॉक्टर बीमंट ने एक्सपेरिमेंट क्या किया, वो देखना चाहते थे कि पेट के जो जूसेस हैं वो खाना डाइजेस्ट कर पाते हैं कि नहीं। तो उसने खाने को डाइजेस्ट करने के लिए उन्होंने क्या, उन्होंने मार्टिन के पेट से एक ट्यूब के जरिए थोड़ी सी जूस बाहर निकाली। अराउंड 10 मिलीलीटर जूस में उन्होंने कुछ 20 पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े फिश के डाल दिए एक अलग कटोरी में, और अराउंड 8:30 बजे सुबह में ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने चालू किया। दोपहर 2 बजे जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने पाया कि जितने भी टाइनी पीसेस ऑफ फिश थे सबके सब उस लिक्विड में डिसॉल्व हो गए थे, घुल गए थे। Dr. Beeman tried this experiment with different food items. He gave Martin the same food at the same time and then compared how long it took for the food to be digested in the glass and in Martin's stomach. He recorded his observations in a table, और ये टेबल जो है दी हुई है पेज 31 पे। तो डॉक्टर बीमंट ने क्या किया, उन्होंने मार्टिन को सेम टाइम पे तरह तरह के फूड दिए अलग अलग दिन पे, और चेक किया कि ये फूड कितने देर में डाइजेस्ट होता है। और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उनको जितने भी चीजें देखने को आई, उनको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशंस, उनको उन्होंने एक टेबल में नोट डाउन किया। So what does our stomach do? Dr. Beeman did many experiments and found out many secrets about digestion. He found that the food digests faster in stomach than outside. डॉक्टर बीमंट ने तरह तरह के जो एक्सपेरिमेंट किए उनसे उनको डाइजेशन के बारे में बहुत कुछ पता चला, और साथ में उनको ये भी पता चला कि पेट के बाहर खाना थोड़े ज़्यादा टाइम में पचता है, जबकि पेट के अंदर वो खाना बहुत जल्दी पच जाता है। Our stomach churns the food to digest it. Doctor also saw that the food did not digest properly when Martin was sad. He also found that the juice in our stomach is acidic. Have you heard about anyone talking about acidity, especially when the person has not eaten well or the food is not digested properly? तो डॉक्टर बीमंट ने जब ये एक्सपेरिमेंट्स किए तो उनको और बहुत सारी बातों का पता चला।
एक जो उनको पता चला वो है कि फूड जो है वो पेट के अंदर चर्न होती है। चर्न का मतलब क्या? आपने वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हुए देखा होगा, तो वॉशिंग मशीन में जो ब्लेड होता है वो कपड़े को क्या करता है, वो कपड़ों को एक दूसरे के साथ उलझा के बार 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 घुमाता है, उसको बोलते हैं चर्न करना। तो हमारे पेट के अंदर, स्टमक के अंदर जो खाना है वो चर्न होता है, और जब ये चर्न होता है तो खाना हमारा प्रॉपरली हजम होता है, प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है। साथ में उन्होंने ये भी देखा कि मार्टिन जब दुखी हुआ करता था तो उसका खाना डाइजेस्ट होने में टाइम लगता था। साथ में उन्होंने ये भी नोटिस किया कि पेट के अंदर जो जूसेस थे, ये सभी जूसेस जो है वो एसिडिक थे। एसिडिक मतलब क्या? ये सभी जूसेस ऐसे थे जिनसे अगर हमारा पेट खाली रहा और ये जूसेस हमारे पेट में सिर्फ अकेले रहे, खाने के साथ नहीं रहे, तो ये पेट के अंदर का जो लेयर है उसको कुरेद सकते हैं, उसको बर्बाद कर सकते हैं। आपने सुना ही होगा, बड़े लोगों को जनरली होता है, वो एक कॉमन तकलीफ बताते हैं कि हमको एसिडिटी हो गई है। एसिडिटी का मतलब क्या? एसिडिटी का मतलब आपने खाना नहीं खाया या फिर भरपेट खाना नहीं खाया, तो पेट में उतना खाना मौजूद नहीं है कि जिसको डाइजेस्ट किया जा सके। तो पेट के जो जूसेस हैं वो तो उतने ही निकले हैं। वो जूसेस जब देखते हैं कि खाना उतना अमाउंट में नहीं है जिसको डाइजेस्ट कर सके, तो ये जूसेस क्या होते हैं, ये जूसेस टकराते हैं पेट के इनर लेयरिंग के साथ, जो मैंने कुछ देर पहले भी आपको बताया था। तो इस प्रॉब्लम की वजह से होता क्या है कि इंसान का पेट जो है वो अंदर से जलना शुरू होता है, और इसको बोलते हैं एसिडिटी की प्रॉब्लम। अब एक चीज गौर कीजिए, खाना जो है मार्टिन के पेट के अंदर ज्यादा जल्दी पच रहा था इन कंपैरिजन टू पेट के बाहर। ऐसा क्यों? कुछ देर पहले ही हमने आपको बताया कि खाना जो है पेट के अंदर चर्न होता रहता है, तो ये चर्निंग के वजह से डाइजेशन की स्पीड बढ़ जाती है। प्लस इंसान जब खुश होता है, जब उसको खाना पसंद रहता है, वो अंदर से बहुत एनर्जेटिक रहता है, तो उसका खाना जो है जल्दी पचता है। जब आप उदास रहते हो, आप चिंता में रहते हो, बहुत तकलीफ में रहते हो, तो आपका खाना धीरे पचेगा। डिड यू लाइक द स्टोरी ऑफ मार्टिन, और शुड वी से द स्टोरी ऑफ आवर ओन स्टमक? तो ये बेसिकली सिर्फ मार्टिन की कहानी नहीं है, हमारे पेट में भी खाना ऐसे ही पचता है। अब चले आते हैं पेज 31 के थिंक एंड डिस्कस में। Imagine if you had been in place of Dr. Beamont, what experiments would you have done to find out the secrets of our stomach? Write about your experiments. तो यहाँ पे देखिए, ये जो कहानी है मार्टिन की और डॉक्टर बीमंट की, यहाँ पे तो हमने देख लिया कि डॉक्टर बीमंट ने मार्टिन के ऊपर क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए। अगर आप होते डॉक्टर बीमंट के जगह पे और आपको मार्टिन जैसा पेशेंट मिल जाता, तो आप और क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स करते उसके स्टमक पे? सोचिए और उसको फिर वापस लिखिए। तो जब तक आप सोच के उसको लिखते हैं, तब तक हम चले आते हैं पेज नंबर 32 पे, जिसमें ऊपर दिया हुआ हेडिंग गुड फूड गुड हेल्थ। Dr. Aparna had two patients, Rashmi and Kailash. Dr. Aparna talked to them to find out more about them. तो डॉक्टर अपर्णा ने क्या जाना रश्मि के बारे में कि शी इज 5 years old बट शी लुक्स 3 years old. She has very thin arms and legs and a pot belly. She often falls sick. She always feels tired, cannot go to school regularly. She does not have the strength even to play. And what is the food she has been eating? She is lucky if she can get a little rice or one roti to eat in a whole day. तो डॉक्टर अपर्णा ने देखा कि रश्मि जो है वो है तो 5 साल की बच्ची, मगर वो दिखती 3 साल की है। क्यों? क्योंकि उसकी ग्रोथ ज्यादा नहीं हुई है, वो बढ़ी नहीं है ज्यादा। उसके हाथ पैर जो है बहुत ही पतले हैं। उसका जो पेट है वो एक बलून की तरह फूला हुआ है। वो हमेशा बीमार पड़ती रहती है, उसमें एनर्जी नहीं है, बहुत टायर्ड फील करती है, उसको खेलने का भी मन नहीं करता, स्कूल प्रॉपरली नहीं जा पाती है। और जब डॉक्टर अपर्णा ने देखा तो उनको ये भी मिला कि सारे दिन में रश्मि बहुत ही कम खाना खाती है। हो सकता है कभी कभार वो राइस खाती है थोड़ा बहुत, या हो सकता है थोड़ा बहुत एक रोटी खाती है सारा दिन में। अब चले आते हैं कि डॉक्टर अपर्णा ने कैलाश के बारे में क्या जाना। तो कैलाश, हु इज 7 years old, he looks older than his age. His body is fat and flabby. He has pain in his legs. He is not very active. He goes to school by bus and spends many hours watching TV.
And what is the food that he eats? He does not like to eat home cooked food like dal, rice, vegetables, and roti. The only thing he finds tasty are chips, burger, pizzas, and soft drinks from the market. अब डॉक्टर अपर्णा ने कैलाश के बारे में क्या जाना? ये जाना कि कैलाश एक 7 साल का लड़का है, मगर वो दिखता 7 साल से काफी ज्यादा एजिड है। ये लड़का काफी मोटा है, फूला हुआ है, इसके हाथ पैर में दर्द है, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। स्कूल जाता है बस में, स्कूल से लौट के आता है तो सारा दिन टीवी के सामने बैठा होता है। घर का खाना इसको पसंद नहीं है। बाहर के जितने भी खाने हैं जैसे पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, चिप्स हो गया, तो ये सब खाना इसको बहुत पसंद है। Dr. Aparna measured the height and weight of both the children. Then she told them there is only one treatment for both your problems: food, proper food. Simple सी बात है। Our body requires food in order to grow. Our body requires food in order to fight against diseases. Our body requires food to have a healthy life. Our body requires food so that we can get energy. रश्मि के केस में क्या हो रहा है कि इसको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है। चूंकि इसको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, इसके बॉडी में ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है। चूंकि इसके बॉडी को प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, इसको एनर्जी नहीं मिल रही है, और ये लड़की जो है काफी थकी थकी रहती है। अब कैलाश के केस में क्या है कि इसको खाना तो मिल रहा है, मगर ये घर का खाना छोड़कर बाहर का खाना खा रहा है। घर का खाना अगर ये बच्चा खाता तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर जो खाने में केमिकल्स होते हैं वो प्रॉपर अमाउंट में इसको मिलते, इसके बॉडी में तंदुरुस्ती आती, इसका बॉडी प्रॉपर ग्रो करता, एट द सेम टाइम इसको एनर्जी मिलती और इसके बॉडी में डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी आती। मगर ये बाहर का खाना खा रहा है जिसमें बहुत ज्यादा तेल, बहुत ज्यादा मसाले या बहुत ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जिसके वजह से न इसके बॉडी में प्रॉपर ग्रोथ हो रही है, इसको चर्बी लग रही है, ये फूलता जा रहा है, इसकी एनर्जी कम होती जा रही है। एट द सेम टाइम इसमें डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी भी कम हो रही है। तो रश्मि और कैलाश दोनों को ही तंदुरुस्त बनाने के लिए, दोनों को ही ऐसे बच्चे बनाने के लिए कि जिनके पास डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी हो, दोनों को ऐसे बच्चे बनाने के लिए जिनके पास एनर्जी प्रॉपर हो, व्हाट इज द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इज प्रॉपर फूड। एंड प्रॉपर फूड का मतलब हमेशा होता है क्वांटिटी में प्रॉपर होना चाहिए, क्वालिटी में प्रॉपर होना चाहिए। दोनों चीज एक साथ होनी चाहिए। क्वांटिटी भी आपको सही खाना है, ज्यादा नहीं, कम नहीं, और फूड की क्वालिटी जो है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। और फूड की क्वालिटी का अगर बात करें तो हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए घर का जो खाना होता है वो खाने की। Now we come to page number 33 in the discuss section where there are some questions. So let us see the first question. Why do you think Rashmi could eat only one roti in the whole day? अब देखिए ये जो प्रॉब्लम है ना रश्मि की, ये सिर्फ रश्मि की प्रॉब्लम नहीं है। हमारे देश में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको यही प्रॉब्लम है। उनको खाना प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं मिलता। मे बी उनका जो फैमिली है वो काफ़ी गरीब है। बहुत सारे बच्चे हमारे देश में हैं जो अनाथ हैं, जिनके कोई पेरेंट्स नहीं है, जिनके देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। तो इन बच्चों को प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ फूड नहीं मिलता। Come to the second question. Do you think Kailash would like games and sports? Obviously no. उसमें तो एनर्जी नहीं है। अगर कोई बच्चा खेलना चाहता है, उसको खेल कूद में इंटरेस्ट है और वो खेलना चाहता है, वो खेलता है, तो इसका मतलब ये कि उसमें प्रॉपर एनर्जी है। अब कैलाश ने जिस तरह का खाना खाया, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर जो बन चुका है, इससे मुझे तो नहीं लगता कि कैलाश को खेल कूद और कोई भी तरह के आउटडोर एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व भी होता होगा। Come to the third question. What do you understand by proper food? जैसे मैंने बताया, proper food का मतलब quality and quantity should be exactly what is required. अब देखिए, जब हम लोग बोलते हैं exactly what is required, इसका बहुत सारा मीनिंग होता है। एज के साथ आप किस तरह का काम कर रहे हैं उसके साथ, आपकी लाइफस्टाइल क्या है उसके साथ, और आपका जेंडर क्या है उसके साथ, आपका जो प्रॉपर फूड का डेफिनेशन होता है वो बदलता रहता है। Come to the fourth question. Why do you think that the food of Rashmi and Kailash was not proper? रश्मि के फूड में क्या प्रॉब्लम था कि she was having
लेस इन क्वांटिटी। और कैलाश के फूड में क्या प्रॉब्लम था? ही वॉज हैविंग बैड क्वालिटी ऑफ फूड। तो अगर क्वांटिटी एग्जैक्ट और क्वालिटी एग्जैक्ट न हो, ऊपर नीचे हो जाए, तो उसको कभी भी हम प्रॉपर फूड नहीं बोल सकते। Come to page 33, find out section. Talk to your grandparents or elderly people and find out what they ate and what work did they do when they were of your age. Now think about yourself, your daily activities and daily diet. Are these similar or different from your grandparents ate and did? ना देखिए, हम में और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में सिर्फ एज का अंतर नहीं है, द टाइम इन विच वी आर बोर्न उसका भी बहुत बड़ा फर्क है। आप अभी कितने साल के होगे? चूंकि आप क्लास 5 में हो, या तो आपकी उम्र 8 इयर्स होती होगी, 9 इयर्स, 10 इयर्स, या फिर मान लीजिए 11 इयर्स। मगर आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनका जो एज है दैट इज ऑब्वियसली अबव 60। अब जो लोग 60 इयर्स पहले जिनका बर्थ हुआ था, वो जब आपकी उम्र के थे, उस समय जो साइंटिफिक डेवलपमेंट उनके समय हुई थी और आज जो डेवलपमेंट है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। आज के ज़माने में ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान हो चुका है। अगर मान लीजिए आपको आपके शहर के किसी एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो आपके पास बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। आप बस में जा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू लिव, आप मेट्रो में जा सकते हो, ट्रेन में जा सकते हो, रिक्शा में जा सकते हो, ऑटो में जा सकते हो, ठीक है, या फिर अपनी जो प्राइवेट व्हीकल है उसमें जा सकते हो। मगर सोचिए, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के ज़माने में अगर उनको एक जगह से दूसरे जगह जाना होता, तो इतने मीन्स ऑफ ट्रैवल अवेलेबल नहीं थे। उस समय मेट्रो तो था ही नहीं। उस समय हर किसी के पास अपना प्राइवेट व्हीकल नहीं होता था, अगर होता भी था तो मैक्सिमम साइकिल होता था। तो इस तरह के टाइम के डिफरेंस की वजह से आपकी जो आजकल की फिजिकल एक्टिविटी है, फिजिकल लेबर है, और उसी एज में उनका जो फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल लेबर होता था, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। तो ऑब्वियसली हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा कि फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि आपके लिए प्रॉपर फूड की डेफिनेशन क्या होगी। तो चूंकि आप दोनों के फिजिकल एक्टिविटी में डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक सबसे बड़ा फर्क आ जाता है प्रॉपर फूड की डेफिनेशन में। आपके लिए इस उम्र में जो प्रॉपर फूड है, उनके लिए उस उम्र में जो प्रॉपर फूड था, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। एट द सेम टाइम ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स जब आपके उम्र के थे, उस समय पे खाने का क्वालिटी जो मिलता था दैट वाज डिफरेंट। आज की तारीख में हमको जो खाने का क्वालिटी मिलता है दैट इज डिफरेंट। टेक एन एग्जाम्पल, जब आपके दादा दादी, नाना नानी आपके उम्र के थे, तो उस समय पे जो राइस मिलता था, वीट मिलता था, दाल मिलता था, इस राइस, वीट, दाल को उगाने के लिए फार्मर्स जो थे वो बहुत कम अमाउंट में फर्टिलाइजर यानी कि खाद डालते थे। अब ये जो खाद होता है ना, जिसको डालकर ये पेड़ उगाए जाते हैं, उसका एक बहुत बड़ा असर पड़ता है उस पेड़ की क्वालिटी पर। तो चूंकि उस समय खाद कम डलता था, हमारी जमीन जो थी वो ज्यादा फर्टाइल थी, तो उस समय जो फूड ग्रेन्स थे वो ज्यादा क्वालिटी में हाई थे। आज के ज़माने में हम जो फूड ग्रेन्स कंज्यूम करते हैं, इनकी क्वालिटी कम है। क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में फर्स्ट ऑफ ऑल तो ज़मीन उतनी फर्टाइल रही नहीं, तो पेड़ उगाने के लिए, इस तरह के क्रॉप्स को उगाने के लिए हम बहुत मात्रा में केमिकल्स का यूज़ करते हैं, और इन केमिकल्स का एक बुरा असर रहता ही है। तो क्वालिटी ऑफ फूड में भी बहुत अंतर है। तो हम कतई नहीं कह सकते कि आप इस उम्र में जो खाना खाते हो, या फिर आपके लिए जो प्रॉपर फूड का डेफिनेशन है, वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स के लिए जब वो आपकी उम्र के थे, वो डेफिनेशन सेम है। So come to page number 33, heading Proper Food Every Child's Right. You have read about two children. One is Kailash, who does not like homemade food. The other one is Rashmi, who does not even get one proper meal a day. About half the children in our country are like Rashmi. They do not get enough food that they need to grow and develop properly. These children are weak and sickly. But it is right of every child to get proper food, isn't it? ये बात बिल्कुल सही है। हर बच्चे को प्रॉपर खाना मिलना चाहिए।
आज हम देखते हैं कि हमारे कंट्री में, हमारे देश में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ फूड नहीं मिलता, जबकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो खाना वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर बच्चे का अधिकार है कि उसको प्रॉपर खाना मिले, ताकि वो प्रॉपरली ग्रो कर सके, प्रॉपरली डेवलप कर सके, उसको प्रॉपरली डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी हो, उसमें एनर्जी हो, और वो प्रॉपरली जो भी उसका काम है, पढ़ाई लिखाई जो भी काम है, उसको मन लगा के कर सके पूरे एनर्जी के साथ। Now come to page number 34, think and discuss. There are questions over there. So the first question, do you know any child who does not get enough to eat the whole day? What are the reasons? तो आप थोड़ा सा सोच के देखिए, तो आप किसी को पहचानते हैं कि नहीं जिसको पूरे दिन में एक प्रॉपर मील भी प्रॉपरली नहीं मिलता? हो सकता है आप किसी को पहचानते हैं। कारण खोजने की कोशिश कीजिए, आपको मैक्सिमम टाइम पे जो कारण मिलेगा, उसकी फैमिली प्रॉपर खाना अफोर्ड नहीं कर पा रही है, जुगाड़ नहीं कर पा रही है। क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाई डू यू थिंक पीपल सफर फ्रॉम स्टारवेशन? स्टारवेशन मतलब भुखमरी। बहुत समय ऐसा होता है कि ड्यू टू बैड क्लाइमेट, कहीं पे क्रॉप्स खराब हो गए तो वहां पे लोगों को खाना नहीं मिला, तो वो भुखमरी के शिकार हो जाते हैं। कभी कभार लोग गरीबी की वजह से भुखमरी के शिकार हो जाते हैं। तो देयर कैन बी वेरियस रीजंस of starvation. Come to the third question. What kind of health problems occur when we do not get enough food for a very long time? तो अगर प्रॉपर फूड आपको लंबे समय तक नहीं मिलता, इसके 3 मेन इफेक्ट पड़ेंगे आपके शरीर पे। नंबर 1, आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। नंबर 2, आपकी डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। एंड नंबर 3, you will feel tired, you will not feel active. Now come to the question number 4. Where do the grains from the field go after reaching the mandis? तो फूड ग्रेन्स या क्रॉप्स जो खेतों में उगते हैं, एक बार जब खेतों से उस क्रॉप को या फसल को काट ली जाती है, तो वो कहाँ पहुंच जाती है फसल? मंडी में, यानी कि बाजार में। एक बार जब बाजार में वो फूड ग्रेन पहुंच जाए, क्रॉप पहुंच जाए, तो वहां से हम लोग क्या करते हैं? एज अ कस्टमर हम लोग उस चीज को खरीद लेते हैं, खरीद के घर पे ले आते हैं, एंड देन वी कुक द फूड। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू कम अक्रॉस एनी न्यूज रिलेटेड टू ह्यूज स्पॉइलेज इन मंडीज और गोडाउन्स? कलेक्ट सम न्यूज ऑफ फूड स्पॉइलेज और वेस्टेज और लार्ज स्केल इन मंडीज और गोडाउन्स। देखिए, फूड स्पॉइलेज का मतलब क्या है? फूड का खराब हो जाना। तो कभी कभार होता क्या है, ये जो अनाज है, ये जो क्रॉप है, फूड ग्रेन है, ये मंडी तक पहुंच तो जाता है, मगर बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है मंडी में आग लग गई, हो सकता है वहां पे कोई तूफान आ गया, हो सकता है वहां पे कोई बाढ़ आ गई, या हो सकता है कोई इंसेक्ट का अटैक हो गया वहां पे, या फिर हो सकता है कि रखे रखे ही जो खाना जो है वहां पे सड़ जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं फूड स्पॉइलेज। तो आप थोड़ा सा काम कर सकते हैं, आप गूगल पे जाइए, वहां पे खोजिए कि इस तरह की फूड स्पॉइलेज की घटना इंडिया में कहीं हुई है कि नहीं। And then we come to the last question, which says, read the news and find out the reasons of spoilage of grains. How can such incidents be checked? तो बेसिकली ये क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चन के साथ ही लिंक्ड है। तो जब आप खोज रहे हो कि कहाँ पे इस तरह का फूड स्पॉइलेज हुआ है इंडिया में इससे पहले, तो साथ में ये भी खोजिए कि क्यों हुआ है और कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनको करने से इस तरह का फूड स्पॉइलेज फ्यूचर में नहीं होगा। तो इसके साथ ही हमने थर्ड चैप्टर को पूरी तरह से समझ लिया। आई होप आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, इन दोनों चैप्टर्स की जो 3 वीडियोस मैंने डाली हैं इसके पहले, उसको अच्छी तरह से पढ़ा होगा, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व किया होगा और मुझे भेज दिया है। चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 दोनों का लिंक मैं फिर से इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं। अपने आंसर्स मुझे मेल कर दीजिएगा ताकि मैं चेक करके आपको बता पाऊं कि आपने आंसर सही है कि नहीं। ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब बटन को प्रेस करने के लिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबाने के लिए। तो इससे होगा क्या, जैसे ही हम वीडियो फ्यूचर में डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और इमीडिएटली आप उस वीडियो को देख पाओगे। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 4 का नाम है मैंगोज राउंड द ईयर।